तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो अभी हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो एक टॉपिक था बीच में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से रिगार्डिंग। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी अपने चैनल पे, तो गो एंड डू चेक इट आउट। ओके, तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, कि अब जो किडनी के फंक्शंस है वो कैसे रेगुलेट होते हैं, मतलब जो किडनी का काम है एक्सक्रीशन का, वो कब कम ज़्यादा होगा, कैसे कम ज़्यादा होगा, वो देखते हैं। तो मेनली ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है हमारा बीपी, दूसरा है हमारा ऑस्मोलैलिटी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी ऑस्मोलैलिटी अच्छे से समझा रखी है कि क्या होती है ऑस्मोलैलिटी। और बीपी तो हमें पता ही है, ब्लड प्रेशर, कि हमारे जो वेसल्स हैं उस पर हमारा ब्लड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इन पर डिपेंड करता है हमारा किडनी का फंक्शन कि कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो अगर बीपी या ऑस्मोलैलिटी अगर कम है तो क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं। पहला है हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ करवाएगा, एडीएच रिलीज़ करवाएगा, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन है तो वेसल्स को तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ही, तो एक तो उस मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा है कि ये एक्वापोरिन 2 चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है। मतलब कि जो एक्वापोरिन 2 चैनल्स हैं वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, ऐसे पड़े हुए होते हैं। तो जब एडीएच आके बाइंड होता है तो ये जो चैनल्स है एक्वापोरिन 2, ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस होंगे तो क्या होंगे, ये H2O को अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एडीएच का मैकेनिज्म क्या है, पहला तो है कि एक्वापोरिन 2 चैनल्स को डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे एक्सप्रेस करवाएगा, जिसकी वजह से वाटर रीएब्जॉर्ब हो पाएगा। दूसरा था वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। दोनों मैकेनिज्म से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा मैकेनिज्म कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा मैकेनिज्म क्या है, जेजी अपैरेटस का एक्टिवेशन। तो ये कैसे होता है कि अगर बीपी कम होगा, तो बीपी कम होगा तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारा जीएफआर भी कम हो जाएगा। अब अगर जीएफआर कम है तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूट्स का जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जो सॉल्यूट्स हमारे फिल्टर आउट होके पीसीटी में जाएंगे, फिर वहाँ से हेनलीज लूप में जाएंगे, और फिर फाइनल जो डीसीटी में पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी कम सॉल्यूट्स आएंगे। अब जो डीसीटी का ही सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है हमारा जेजी अपैरेटस। हमने देखा था कि एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी जहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पे डीसीटी के सेल्स में सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, और वहाँ के सेल्स बनते हैं जिनको बोलते हैं मैकुला डेंसा। ठीक है, तो वो सेल्स अब एक्टिवेट होंगी तो वो क्या रिलीज़ करेंगी, वो रिलीज़ करेंगी रेनिन। ठीक है, तो रेनिन क्या करेगा कि जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन घूम रहा है, अब किसी भी चीज़ का अगर जेन लगा हो तो वो इनएक्टिव स्टेट होती है, तो ये एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 में क्या होगा, लंग्स से एक एंजाइम रिलीज होता है, कौन सा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, और जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक स्ट्रॉन्ग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो वेसल्स से कॉन्स्ट्रिक्ट होने से भी क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे आके स्टिमुलेट करेगा, किसको, जोना ग्लोमेरुलोसा का, क्या रिलीज करने के लिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है अपना, एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। अब यह आके किस पे एक्ट करेगा, V2 रिसेप्टर, और ये भी कहाँ होते हैं, हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे, और डिस्टल ट्यूब्यूल्स में हमारे आते हैं डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, उन पे आके एक्ट करेगा और क्या करवाएगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। सॉल्ट भी आ गया, सॉल्यूट्स भी आ गए, पानी भी आ गया, ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारा जो फिजियोलॉजी है वो रेगुलेट हो गई है। ठीक है, जो हमने देखा था कि जो प्रॉब्लम थी बीपी कम होना, ऑस्मोलैलिटी कम होना, वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर बीपी ऑस्मोलैलिटी कम हो जाए तो क्या होगा, अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा, तो हमारा जो एट्रियल वॉल्स है वो स्टिमुलेट होंगी, और वो क्या रिलीज करेंगी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करेगा, ये करवाएगा वेजोडाइलेशन, जिससे हमारा बीपी हो जाएगा कम। तो ये हमने कहाँ देखा था, एक और जगह केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया
रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। अब देखते हैं कि मिक्सचरेशन क्या होता है। पहली बात तो है कि व्हाट इज़ मिक्सचरेशन। तो जो हमारी यूरिनेशन की प्रोसेस होती है उसे मिक्सचरेशन बोलते हैं, और जो इस मैकेनिज्म में हमारे जो न्यूरोनल रेगुलेशन इन्वॉल्व होगा वो हो जाएगा हमारा मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो होता कैसे है कि हमें पता है कि हम कुछ अमाउंट तक जो यूरिन का वॉल्यूम है वो स्टोर कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। फिर एक पॉइंट के बाद हमें अर्ज होने लगती है यूरिन करने के लिए। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लैडर की वो अडेप्टेड हैं कि एक टाइम तक खिंच सकती हैं। उसके बाद अगर वो ज़्यादा खिंचेंगी तो हमारा ब्लैडर फट भी सकता है। ठीक है, तो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की मसल स्ट्रेच होंगी, ये स्टिमुलेट करेगा उन्हीं मसल्स पे लगे हुए स्ट्रेच रिसेप्टर्स को। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये सिग्नल्स लेके जाएंगे सीएनएस तक। ठीक है, सीएनएस तक सिग्नल गया। अब क्या होगा, इफेक्टर कौन होगा? हमारा स्मूथ मसल्स। तो जो इफेक्टर है वो मतलब कौन से हमारे स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जो हमारे स्पिंक्टर्स है वो रिलैक्स करेंगे, एंड देन द यूरिनेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस। प्रोसेस हो गई हमारी मिक्सचरेशन की। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितना होता है। तो हमारा डेली का यूरिन आउटपुट होता है 1 से 1.5 लीटर, जो कि हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की प्रोसेस में भी कि हमारा जीएफआर होता है 185 लीटर्स पर डे, बट यूरिन आउटपुट होता है 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। ठीक है, हमारा कलर क्या होता है यूरिन का? स्लाइट येलो या फिर पेल येलो होता है, और पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि हमने देखा था कि हम हर जगह H+ आयंस एक्सक्रीट आउट कर रहे थे, है ना। ठीक है, और यूरिया जो कि हमारा मेन कंपाउंड जिसे हमें निकालना है बॉडी से बाहर, वो कितना होता है एक्सक्रीट आउट? 25 to 30 ग्राम पर डे। ओके, अब क्या है कि मान लो अगर रीनल में कुछ दिक्कत होगी, आई मीन किडनी में कोई दिक्कत होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यूरिन की जो चीज़ें हैं, यूरिन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे। एंड नॉट ओनली अगर रीनल फंक्शंस ही एबनॉर्मल होंगे तो ही यूरिन में दिक्कत होगी, नहीं, अगर कहीं और भी कुछ दिक्कत होती है तो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं यूरिन में। मान लो जॉन्डिस हो जाए किसी को, तो देखते हैं ना कि जो यूरिन है वो हाईली येलो कलर का होता है ना। अब किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनमें हमारा यूरिन आउटपुट एकदम ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें भी होती हैं। तो इसीलिए हमारा यूरिन एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है टू नो द इटियोलॉजी ऑफ द डिसीज़। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी तो ये सिग्निफाई करता है कि पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्सचरेशन वाली चीज़। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा कि जो अदर ऑर्गन्स हैं वो कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं और क्या क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे लंग्स हैं, हमें पता है कि हम इनहेल करते हैं O2, एक्सक्रीट करते हैं CO2। तो CO2 एक्सक्रीट करते कितने करते हैं? 200 ml पर मिनट। साथ में वाटर भी अच्छे खासे अमाउंट में हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, वाया लंग्स। दूसरा है लीवर। तो हमें पता है कि हमारे जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वो हम लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं। हमारा बिलीरुबिन है वो सिंथेसाइज होता है लीवर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड देन हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए एक्सक्रीट आउट होता है। तो बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, हमारे फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स पे। क्यों? क्योंकि जो बाइल सॉल्ट है वो मतलब बाइल जूस जो है वो हमें फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि फैट सोल्यूबल अगर वाइटामिन्स को अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें लीवर चाहिएगा। ठीक है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड ड्रग्स। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लीवर भी एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, और जो भी चीज़ें लीवर एक्सक्रीट आउट करेगा वो वाया जीआईटी ही होगा। जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब है हमारा स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स में हमें क्या पता है, सॉल्ट एक्सक्रीट करते हैं, वाटर एक्सक्रीट करते हैं, और साथ में यूरिया एंड लैक्टिक एसिड भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स आवर सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? हमारी वैक्सेस, जिनको हम सीबम बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्टीरोल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि बाकी ऑर्गन्स क्या क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, अब है कि डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं हमारी किडनी के रिगार्डिंग। तो मान लो अगर हमारी किडनी ढंग से फंक्शन नहीं करेगी तो हम यूरिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, जो यूरिया है वो कहाँ जाएगा? वो ब्लड वेसल्स में जाएगा। अब ब्लड वेसल्स में कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसे हम मिया बोलते हैं।
ठीक है। जैसे अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया, ठीक है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो रहा है तो हम बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया। तो जो मिया वाली टर्म है ये कब यूज़ होती है, जब ब्लड के रिगार्डिंग बात होती है, ठीक है। और यूरिया वाली कब यूज़ होती है, जब यूरिन में कोई चीज़ बढ़ती है। जैसे कि हमने बोला था ना कि ग्लाइकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया, तो ये यूरिया आ रहा है, तो ये कब बात हो रही है, जब यूरिन में कोई चीज़ बढ़ रही है। और मिया वाली चीज़ कब आती है, जब ब्लड में कोई चीज़ बढ़ती है, जैसे कि हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया, मतलब कि ब्लड के रिगार्डिंग ब्लड में चीज़ कम ज़्यादा होगी तो हम मिया लगाएंगे, हाइपर करके कम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होगा तो क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ये सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ही होती है। इसमें क्या होता है कि एक चैम्बर रहता है जिसे हम डायलिसिंग यूनिट बोलते हैं, उसमें ना ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, जो कि सेलोफेन ट्यूब की बनी हुई होती हैं, और उसके सराउंडिंग एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसका जो कंपोनेंट्स है वो सेम हमारे ब्लड के जैसे होते हैं, एक्सेप्ट वन चीज़, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। बट हमारे ब्लड में तो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम कोई अच्छी खासी आर्टरी से ब्लड निकालेंगे और इस डायलिसिंग यूनिट में डालते हैं, ठीक है। लेकिन डालने से पहले हम उसमें हेपेरिन ऐड करते ताकि वो कोएगुलेट ना करें, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे आएगा, ब्लड भरा जाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, अब उसमें इन दोनों में जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम है एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इजीली डिफ्यूज आउट कर जाएगा ब्लड से इस डायलिसिंग चैम्बर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाएगा एंड देन हम उसको किसी न किसी अच्छी वेन में इंसर्ट कर देंगे, मतलब वापस से डाल देंगे। अब क्या है, हम इस पॉइंट पे भी हिपेरिन ऐड करेंगे जो कि है हमारा एंटीकोएगुलेंट, जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो हम एंटर करने से पहले भी हिपेरिन ऐड करते हैं और वापस डालने से पहले भी हिपेरिन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। अब क्या है, जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है रीनल फेलियर का फिर किडनी फेलियर का, वो तो हमारा है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम डोनर की किडनी लेते हैं और रेसिपिएंट में हम लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो किडनी है वो मतलब जो रिसिपिएंट की बॉडी है ना वो रिजेक्ट ना कर दे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कोई क्लोज रिलेटिव ही हो जिसकी हम किडनी रेसिपिएंट वाले को डोनेट करें, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट हमारा अल्टीमेट मेथड है करेक्शन का, ठीक है। आपको डिजीज दे रखी जैसे कि है रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है कि स्टोन्स बन जाते हैं, बोलते हैं ना किडनी में स्टोन्स बन गए, तो वही होते हैं हमारे रीनल कैल्कुलाई, या तो स्टोन्स या फिर इनसोल्यूबल मास जो कि हम एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो भी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे सब स्टोन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी किडनी में लीडिंग टू रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। एक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। जब भी किसी चीज़ के आगे अगर आइटिस आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब कि ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो रीनल वाला चैप्टर है वो होता है ख़त्म। तो देखा कि हमने पूरा चैप्टर एक ही पेज में कंसाइज कर दिया है। तो डू मेक कंसाइज नोट्स ऑफ योर चैप्टर टू रिवाइज एट द एंड, ओके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप मैं उससे पहले इस चैप्टर की PYQs लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा।